नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर पेश हैं ये शो लेकर जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के इस एपिसोड में हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो सवाल हमने आपके सामने रखा पिछले कुछ दिनों में, वो था कि तालिबान महिलाओं के अधिकारों को लेकर चीन को भी एक तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया महिलाओं के प्रति इस दुर्व्यवहार या इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकती है या कुछ कर भी सकती है या नहीं। प्रवीण, ये सवाल हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, उन्होंने हमें कई सवाल भी भेजे, लेकिन उससे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार बता सकते हैं कि तालिबान में इस समय लेटेस्ट क्या अपडेट्स आई हैं और क्या चल रहा है। अपूर्वा, बहुत महीनों से, बहुत मतलब साल से तालिबान पे दबाव दुनिया के हर देश ने लगाया है कि महिलाओं के अधिकार, जो बेसिक अधिकार हैं, स्कूल जाने का अधिकार, कॉलेज जाने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, कि इनका आदर करें। चीन ने भी कुछ दिन पहले पब्लिकली ये कहा कि वो उम्मीद रखते हैं कि तालिबान जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हर मुल्क में जो स्टैंडर्ड्स हैं इन मुद्दों पे, उनका पालन करें जी। लेकिन अभी गए ईद के दिन तालिबान के अमीर जो हैं हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनने साफ सीधा कह दिया कि हम उन कानूनों का पालन करेंगे जो तालिबान समझते हैं कि शारिया है, और उनका शारिया का ये समझ है कि औरतों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, कॉलेज नहीं जाना चाहिए, नौकरियां नहीं करनी चाहिए। तो साफ सीधा उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जैसे कि आपने कहा, ठेंगा दिखा दिया है। अब मेरे ख्याल से ये एक स्टोरी है जिसमें जितना ध्यान हमें देना चाहिए हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लड़कियों का या औरतों का मुद्दा समझा जाता है। अगर मतलब अचानक किसी मुल्क में कोई कानून बन जाता कि कोई लड़का स्कूल नहीं जा सकता है कल से, या कोई आदमी काम नहीं कर सकता है, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इस पे हंगामा मच जाता जी। लेकिन तालिबान ये औरतों के साथ कर रहा है। धीरे धीरे हर मुल्क उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते दोबारा खड़े कर रही है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि आखिर लाखों औरतों और छोटे बच्चों का भविष्य की बात है इसमें। जी। और मेरे ख्याल से इस पे दुनिया को थोड़ी ज़्यादा मजबूती दिखानी चाहिए। जी, चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं इस पे डिस्कशन से, कम हमारे शो में। आदित्य, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि वहाँ के लोगों ने मोर और लेस वहाँ तालिबान शासन को स्वीकार कर लिया है, और क्या आपको लगता है कि ये तालिबान शासन उस शासन से कम रिग्रेसिव है जो हम पहले के कुछ वर्षों में सुनते आते थे? आदित्य, थैंक यू अगेन शो पे सवाल पूछने के लिए। देखिए, इस तालिबान सरकार और पिछले तालिबान सरकार जो 9/11 के पहले थी, 2001 के पहले थी, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। उसी वक्त लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए थे, यूनिवर्सिटी बंद किए गए थे, औरतों को नौकरियों से निकाला गया था। लेकिन इस बार कईयों को ये उम्मीद थी कि ये तालिबान 2.0 होगा, रिफॉर्म तालिबान होगा, क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट्स के और अफ़गानिस्तान के तालिबान के नेगोशिएशन चल रहे थे दोहा में, तो बहुत सारे वादे किए थे तालिबान के दोहा के लीडर्स ने कि हम इस बार वो चीज़ नहीं करेंगे जिनसे हमें पूरी दुनिया में बदनामी हुई पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे तालिबान ने वही चीज़ें करी हैं जो लोगों को डर था। और जो ऑर्डिनरी लोगों से हमारी बात होती है, उससे दिखता है कि लोग बहुत ही दुखी हैं। कुछ एरियाज़ में महिलाओं ने कोशिश की है कि छुप छुप के लड़कियों के लिए स्कूल चलाएं, लेकिन बाय एंड लार्ज तबाही हो गई है। ख़ास तौर से इसका असर उन महिलाओं पे पड़ा है जिनके रिश्तेदार, चाहे वो हस्बैंड हो या दूसरे घर के सदस्य हो, मारे गए। इतने सालों से अफ़गानिस्तान में आखिर जंग चल रहा है, और जो थोड़ा बहुत वो कमा पाते थे अब वो नहीं कमा पा रहे क्योंकि नौकरियों से उन्हें निकाल दिया गया है। जी। लोग परेशान तो हैं, दुखी तो हैं, लेकिन ऐसे हालात में नाखुश होने का मतलब क्या है जब सड़क पे खड़े होने की सज़ा है मौत। फिर भी कुछ एरियाज़, खासतौर काबुल और मज़ार शरीफ में कुछ एरिया में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं, जुलूस निकाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव के बावजूद
कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि कम से कम हॉस्पिटलों में, सोशल सेक्टर में महिलाओं को इजाज़त दी जाए काम करने की, लेकिन आज की तारीख कोई प्रोग्रेस नहीं है। जो थोड़ी बहुत अफ़गान लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई आज वो मिल रही है, वो उन्हीं को है जो देश छोड़ के भाग पाई हैं। जी। इसी से जुड़ा एक और सवाल हमारे मेंबर्स से आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि तालिबान को वेस्ट के देशों से कुछ स्वीकृति मिल पाई है? क्या आपको लगता है कि तालिबान में चीन की दिलचस्पी पूरी तरह से उसके मिनरल रिसोर्सेज के संबंध में थी जो वहाँ मौजूद हो सकते हैं? ये मिनरल रिसोर्सेज की बात तो कई सालों से उठे आ रही है। ये पहले जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाने की बात करने लगे थे, जी। तो उसी वक्त बहुत बड़ा चढ़ा के बात की गई थी कि बहुत अफ़गानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज हैं और उन मिनरल रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने के लिए अमेरिका को अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए। उसके पहले इंडिया ने भी बात की थी ईरान के थ्रू पूरे एक रेल रोड बनाने की और माइनिंग करने की। चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था कॉपर माइंस में अफ़गानिस्तान के। ये मिनरल रिसोर्सेज तो हैं, खान है वहाँ जहाँ कॉपर, लोहा, बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स निकाले जा सकते हैं। लेकिन जब तक अफ़गानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं होगी तो कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि वो मिनरल्स निकालने का कोई तरीका नहीं है। अब मानो कि आप सेंट्रल अफ़गानिस्तान में कॉपर निकाल भी ले तो चीन को भी उस कॉपर को ले जाना बहुत ही एक एक्सपेंसिव काम रहेगा, जबकि कॉपर बाज़ार में दुनिया के कई और जगहों से ख़रीदा जा सकता है इकोनॉमिकल प्राइसेस पे। सिमिलरली इंडिया ने बात की थी एल्यूमिनियम को वहाँ से निकालने की। आइडिया ये था कि अफ़गानिस्तान में कुछ प्लांट्स बनेंगे जहाँ वो प्रोसेस होगा और वो चाबहार पोर्ट से फिर इंडिया लाए जाएंगे। लेकिन इस हालात में वो करना बहुत ही एक्सपेंसिव रहेगा। एल्यूमिनियम आखिर कोई अफ़गानिस्तान बहुत जगह नहीं है जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना का असली इंटरेस्ट वहाँ इकोनॉमिक नहीं है। उनका असली इंटरेस्ट ये है कि जिहादी ग्रुप्स चीन और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर मिले हैं और जो बगल का चीन का इलाका है शिनजियांग, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। चीन ने कई दशकों से महसूस किया है कि वहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा है और चीन चाहता है कि अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज हो ताकि वहाँ ये दहशतगर्दी का ख़तरा ख़त्म हो जाए। स्टेबलाइज़ करने के लिए वो किसी के साथ भी डील करने को तैयार हैं, चाहे वो तालिबान हो या और कोई भी हो। लेकिन चीन के कैलकुलेशंस के बावजूद स्टेबलाइज होने की जगह, स्थिरता आने की जगह तालिबान हालात लगातार बिगाड़े जा रहे हैं और इसलिए अब चीन भी कहने लग गया है कि तालिबान को कुछ नॉर्म्स का और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का कदर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली तालिबान सुन नहीं रहा है और इस हालात में जहाँ कोई नेशन स्टेट नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है जिस पे दबाव लगाया जा सकता है, तो ये देखना बहुत मुश्किल है कि लीवर्स क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास। जी। प्रवीण, अगला सवाल आ रहा है संकल्प का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पहले वो कह रहे हैं कि तेंदुआ कभी अपने धब्बे नहीं या स्पॉट्स नहीं बदलता। तालिबान को संगीत नहीं पसंद, वे तकनीकी प्रगति या कोई प्रगति नहीं चाहते हैं। सैंक्शंस उन्हें रोक नहीं पाते और अमेरिका के बाहर निकलने के बाद कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि दोबारा वहाँ जाए। तो वो बोल रहे हैं कि क्या ये पूछने के बजाय कि दुनिया उनके लिए कुछ कर सकता है, इसके बजाय अफ़गान अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये नहीं पूछना चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी, वो बोल रहे हैं, आश्चर्य है कि सरदार दाऊद खान और कम्युनिस्ट दोनों के शासन में प्रगतिशील टोन्स थे। क्या उस युग में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस फ्रंट के रूप में सामने आ सकता था? संकल्प, इसका जवाब मैं ऐसे ही दूंगा कि 9/11 के बाद काफ़ी मेरा अफ़गानिस्तान आना जाना रहता था और जो पूरा एक जनरेशन आया 9/11 के बाद यंग अफ़गान्स का, उसमें बहुत उम्मीदें थी कि अब वो कुछ कर पाएंगे, प्रगति अपने देश में ला पाएंगे। ये बात नहीं थी कि वो प्रो अमेरिकन थे या प्रो वेस्टर्न थे, लेकिन उनमें डेफिनेटली ये फीलिंग थी कि मुल्क जो लगभग तबाह हो गया था कि यंग लोग उसमें कुछ कर पाएंगे। और एक बात वहाँ बहुत मतलब दिखाई देती थी जो दुनिया के शायद दूसरे मुल्कों में उतनी दिखती नहीं है
कि बहुत यंग लोग गवर्नमेंट के हाई पोजीशंस में आपको मिलते थे, जी। स्पेशली विमेन, मतलब लोग जो अपने लेट 20s में थे या अर्ली 30s में थे, मिनिस्ट्रीज़ में बहुत सीनियर पोजीशंस में आ गए थे। ये दुनिया में शायद कहीं और नहीं दिखता था, क्योंकि पढ़े लिखे जनरेशन ये पहली थी, या रादर जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, दूसरी थी। दाऊद खान के टाइम में और कम्युनिस्ट शासन के अंदर चाहे और कोई कमियां थीं उनकी, और बहुत मतलब रिप्रेशन वो लाए, डेफिनेटली औरतों के लिए बहुत कुछ कम्युनिस्ट ने किया। यूनिवर्सिटीज़ में पहली बार अफ़गान औरतें आने लगी, पढ़ने लगी, महिलाएं गवर्नमेंट पोजीशंस में आई। और अफ़गानिस्तान में ये जो बैकवर्डनेस का एक कहा जाता है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। मतलब 100 साल पहले सुराया तर्जी जो वहाँ की महारानी थी, उनने अपना वेल पब्लिकली निकाला था। बहुत इन्वेस्टमेंट्स उस टाइम वहाँ के राजा ने की थी अफ़गानिस्तान के सोशल अपलिफ्टमेंट में। और एक तरह से अफ़गानिस्तान की विमेन 70s में काबुल में ख़ास तौर से बहुत प्रोग्रेसिव मानी जाती थी, प्रगतिशील मानी जाती थी। आपको डॉक्टर मिलते थे, इंजीनियर मिलते थे। जो अफ़गान सोसाइटी के सबसे बैकवर्ड एलिमेंट्स थे, उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने उस वक्त अपने कम्युनिज़्म के जंग के दौरान सबसे बैकवर्ड एलिमेंट्स को एम्पावर किया, पैसे दिए, हथियार दिए, ताकि वो सरकार को गिराए। और एक तरह से मैं इसलिए समझता हूँ कि अमेरिका की ये मॉरल जिम्मेदारी थी कि वो दोबारा अफ़गानिस्तान में जो है कम से कम नई नस्ल पैदा होके सामने आई, कि उनकी पूरी तरह समर्थन करे। मेरे ख्याल से ये यंग अफ़गान्स के साथ बहुत बड़ा धोखा था कि तालिबान को दोबारा आ जाने दिया गया। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि नेचुरली अमेरिकन्स नहीं चाहते थे कि वो हमेशा के लिए बिल देते रहे और अपने सोल्जर्स की जान देते रहे अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए। लेकिन अमेरिका अगर चाहता तो पाकिस्तान पे वो ज़्यादा दबाव लगा सकता था तालिबान को ख़त्म करने के लिए 9/11 के बाद। और डेफिनेटली जो दोहा एग्रीमेंट में तालिबान को पावर दिया गया, उसमें ज़्यादा गारंटीज़, मजबूत गारंटीज़ लिए जा सकते थे, ख़ास तौर से औरतों की स्टेटस के लिए, जो नहीं लिए गए। तो मेरे ख्याल से धोखा तो हुआ है, और अब भी दुनिया जो इनके लिए कर सकता है वो नहीं कर रहा है। कम से कम जो अफ़गान्स बाहर आ गए हैं उनके लिए वर्ल्ड कम्युनिटी बहुत कुछ कर सकती है, जो शायद जुट के नहीं कर रही है। अगला सवाल भी हमारे मेंबर्स का, वो पूछ रहे हैं कि पंजशीर गठबंधन पर क्या अपडेट है? क्या अफ़गानिस्तान में कोई उल्लेखनीय रेजिस्टेंस है? अफसोस की बात है कि पंजशीर रेजिस्टेंस या जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की बात अफ़गानिस्तान की सरकार के गिरने के बाद जो बनी थी, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। मोस्टली बिकॉज जो बाहर का सपोर्ट तालिबान को दिया गया था, एक पूरे नेशन स्टेट का सपोर्ट था पाकिस्तान का, वो रेजिस्टेंस फ्रंट को कोई देश देने को तैयार नहीं है। कोई मुल्क नहीं चाहता कि, जैसे एक हमारे पहले मेंबर ने कहा, कोई नहीं चाहता कि जहां अमेरिका फेल हो गया कि वो अपने रिसोर्सेज और पैसे और साधन और सोल्जर्स की जान गंवाए। दुनिया अफ़गानों को अपने हाल पे छोड़ने को तैयार है मोस्टली। इस सिचुएशन में मुझे लगता है अंत में जाके दुनिया अपने डिसीजन को रिग्रेट करेगी, क्योंकि जो बैकवर्डनेस का और फनेटिसिज्म का लहर है अफ़गानिस्तान पे, जो कट्टरपन तालिबान को लाया है, वो अनडाउटेडली पूरे रीजन में फैलेगा, सेंट्रल एशिया में भी फैलेगा, उसके असर ईरान में भी पड़ेंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी उसके असर दिख रहे हैं, जहाँ तालिबान गदर मचाया हुआ है नदर्न पाकिस्तान में। तो बेहतर है कि वहाँ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश अभी मिलके वर्ल्ड कम्युनिटी करे जी। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगला सवाल शिल्पी का है, पूछ रही हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि तालिबान के साथ बातचीत करके जो अफ़गानिस्तान में लोग हैं उनकी आर्थिक हालत बेहतर की जा सकती है। क्या ऐसा किया जा सकता है? और सैंक्शंस का असर वहाँ की आवाम पर किस तरह का पड़ रहा है? फ़िलहाल कुछ इंटरनेशनल एड अफ़गानिस्तान के आवाम को तो दिया जा रहा है। भारत ने भी वहाँ अनाज भेजा है। कुछ सर्दी में ख़ास तौर से जहाँ बहुत ठंड होता है, कुछ फ्यूल सप्लाईज़ भी भेजे गए थे। कुछ संस्था हैं जो मेडिकल सप्लाईज़ भेज रही हैं।
लेकिन ओवरऑल दुनिया का ये एटीट्यूड रहा है कि जब तक तालिबान कुछ अपने ख़ास तौर से महिलाओं पे और एथनिक माइनॉरिटीज़ पे अपने एटीट्यूड्स नहीं सुधारेगा जी। तो जो भी एड दिया जाएगा या जो डिप्लोमेटिक असिस्टेंस दिया जाएगा वो आखिर तालिबान शासन को मजबूत करेगा और उस मजबूती से अफ़गानिस्तान के आवाम का ही नुकसान होगा। जी। ये बहुत मतलब डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। 2-3 दिन पहले एस जयशंकर साहब जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जबकि इंडिया अपनी वहाँ एम्बेसी चलाएगा, एम्बेसडर को नहीं भेजेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा, जो कि सही बात है, कि कुछ मुल्क अपने एम्बेसडर्स वहाँ वापस भेज गए थे और धीरे धीरे एक रिकॉग्निशन सा आ रहा था कि तालिबान अब है यहाँ तो इसी के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अफ़गानिस्तान का लेकिन तभी होगा जब कम से कम उनके वहाँ के तालिबान लीडर्स कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स महिलाओं के एक्सेप्ट कर लेंगी, जिसका अब जो लेटेस्ट ईद का स्टेटमेंट है हेबतुल्लाह अखुंज़ादा का, जिसका लग रहा है कि कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक ये बहुत बदकिस्मत मुल्क है और आज उसके लोगों की सफ़रिंग देखो, चाहे वो महिला हो या और कोई हो, तो शायद बहुत कम लोगों जगह होंगी दुनिया में जहाँ इतनी गुर्बत और दिक्कतें मुसीबतें लोगों की दिखती है। प्रवीण, आज का आखिरी सवाल आ रहा है मुकेश का। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की इस समय हालत देखते हुए, काफ़ी सेंसिटिव हालत में है वो इस समय, जो वहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक संकट चल रहा है उसको देखते हुए वहाँ हालात तालिबान के सिलसिले में भी बिगड़ रहे हैं, जहाँ तालिबान लगातार हमले कर रहा है। इससे पाकिस्तान पर किस तरह का असर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ दबाव डालने की कोशिश करेगा? पाकिस्तान बार बार तालिबान को धमकियां दिया है कि अगर तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो मतलब पाकिस्तानी विंग है कहा जा सकता है तालिबान का, अगर वो टीटीपी पे रोक नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान हमला भी कर सकता है पाकिस्तान पे। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरह ये राक्षस पाला, अब राक्षस खून का लालची हो गया और उसको रोकना बहुत मुश्किल पड़ गया। इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर ही तालिबान के कुछ समर्थक हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और पाकिस्तान को बहुत डर है कि अगर वो कोई सख्त कार्रवाई करे तालिबान के खिलाफ तो वो लोग पाकिस्तान में विद्रोह कर सकते हैं, पाकिस्तान के फ़ौज पे हमले बढ़ा दे सकते हैं। जबकि आजकल अखबारों में लगभग ये आना बंद हो गया है क्योंकि रोज़ की बात बन गई है। हर दूसरे दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के कुछ हिस्से और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में हर दूसरे दिन पाकिस्तान फ़ौज पे हमले कर रही है और लगभग एक सिविल वॉर की हालत सी बन गई है। अब जब पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है तो वहाँ की फ़ौज भी कुछ लंबी इंसर्जेंसी में पड़ना नहीं चाहती है। पहले पाकिस्तान ने 2-3 बहुत बड़े ऑपरेशन किए थे पाकिस्तानी तालिबान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज उसकी फ़ौज उस हालत में नहीं है कि खर्चा और बोझ उठाए। उस वक्त अमेरिका ने काफ़ी पैसे भी दिए थे, साधन भी दिए थे करने के लिए, आज अमेरिका सामने आने को तैयार नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंस्ट्रेनिंग फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जितनी है, कोई सख्त कार्रवाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आज पाकिस्तान के किसी भी लीडर से बात करो तो वो कहेंगे कि तालिबान को टीटीपी के खिलाफ सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे या ज़ोर से नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की तालिबान को औरतों के और मानवाधिकार स्वीकार करने चाहिए। शायद वो भी समझ गए हैं कि ये दबाव लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ ग्रुप्स हैं तालिबान के अंदर जो तालिबान के अंदर से ही दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नॉर्मलसी आए, कुछ प्रोग्रेस आए। लेकिन जबकि वो लीडर जिनमें मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के लड़के हैं और हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स हैं, जबकि ये अपने आप कट्टरवादी है, ये उस प्रकार के कट्टरवादी नहीं हैं जो चाहते हैं कि महिलाओं की बिल्कुल एजुकेशन ना हो या मतलब अस्पतालों में, स्कूलों में महिलाएं बिल्कुल काम ना करें। तो कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी
एफर्ट्स का कोई रिज़ल्ट दिखाई नहीं दे रहा। जी। और जो कंदहार के इलाके की तालिबान है, जो तालिबान के सबसे बैकवर्ड और कट्टर हिस्सा समझी जा सकती है, वो कंदहार के तालिबान की ही चलन ज़्यादा है सरकार में। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में अपने इनपुट्स देते रहें, बताते रहें, और हमें अपने सवाल भी ज़रूर भेजते रहें हर हफ्ते। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।